हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS क्लासेस बांदीकुई में। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने कहा था कि चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ था। उसमें कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स मुझे लग रहे थे, उनको मैं आज की क्लास में लेकर आ चुका हूँ। आज डेफिनेटली हम चैप्टर को क्लोज कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, और चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और उसका लेक्चर नंबर 8 चल रहा है। आपको तो पता ही होगा कि चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसमें 8 लेक्चरों की ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम 3-4 टॉपिक है वो क्लियर कर लेंगे। कौन कौन से टॉपिक है? एक तो हृदय के बारे में है, और जो भी टॉपिक है उनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट हमारा होगा पार्ट नंबर 7। ठीक है, ये पार्ट नंबर 6 चल रहा है, लेसन नंबर 6 चल रहा है। अगला होगा हमारा लेसन नंबर 7। तो इस लेसन को चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, केशिकाओं को पढ़ लिया था आपने पिछली क्लास में। ठीक है, केशिकाओं के बाद में आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करती है? हमारी रुधिर वाहिकाओं में ये भी भ्रमण करने का काम करती है। ये प्लेटलेट्स होती क्या है, ये क्या काम करती है, इसके बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे आने वाली और क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी जल्द से जल्द। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब अपने टॉपिक प्लेटलेट्स के द्वारा अनुरक्षण। ठीक है, प्लेटलेट्स जो हमारे रुधिर में पाई जाती हैं, वो हमारे रुधिर में पाई जाती है, वो किस प्रकार अनुरक्षण करती है, रुधिर को कटने फटने या बहने से किस प्रकार रोकती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फुल डिटेल से। तो देखिए, ठीक है, हमारे शरीर में घाव होने पर, जब हमारे शरीर में कोई भी घाव हो जाता है, ठीक है, हमारे किसी चीज की लग जाती है, शरीर के किसी अंग से रक्त बहने पर शरीर में भ्रमण करने वाली प्लेटलेट्स घाव के स्थान पर जाकर रक्त का थक्का बना लेती हैं, जिससे रक्त स्राव मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है आपको मैं समझा दूं बेसिक भाषा में। ठीक है, गांव की भाषा में या बेसिक भाषा में जो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रटने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है समझने की। तो समझ के आप अपने हिसाब से जो लिखेंगे वो आपके याद करने से भी बेस्ट होगा और आपको समझ में आ जाएगा, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, यही टॉपिक आपको 10th क्लास में पढ़ना है, यही टॉपिक आपको 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल से हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप समझेंगे तो वो अगली क्लास में भी आपको काम देगा, और अगर नहीं समझेंगे या फिर रटेंगे तो वो इसी बार भी आप भूल सकते हो, और रटंत विद्या कभी काम नहीं आती है। ठीक है, समझ कर पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जब हमारे शरीर में चोट लगती है, तो चोट लगती है तो चोट वाले स्थान से रक्त बहने लगता है, आप सभी ने देखा भी होगा। ठीक है, तो रक्त बहने लगता है, तो उस रक्त को बहने से रोकने के लिए हमारे रक्त में क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स यही ने कहते हैं बिंबाणु, हिंदी में क्या कहते हैं? बिंबाणु, और इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या करती है? हमारे शरीर के रक्त में भ्रमण करती रहती है। ठीक है, तो जब हमारे चोट लगती है तो रक्त में से ये आकर जो चोट वाला स्थान होता है वहां पर आकर इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, और रक्त जो बहता है, जो रक्त के बहने के मार्ग को क्या कर देती है? अवरुद्ध कर देती है, जिससे रक्त बहना धीरे धीरे कम हो जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि रक्त नहीं बहता है, और इस कारण इन प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स या रक्त का थक्का जमा देती है, अर्थात रक्त को बहने से धीरे धीरे रोक देती है। रोकने का अर्थ होता है यहाँ पर, रोकने का अर्थ थक्का जमाने से लिया गया है। रक्त का थक्का जमाना होता क्या है? रक्त का थक्का कैसे जमता है? वो ये घूमती हुई घाव के स्थान पर जाकर रक्त का थक्का बना लेती है, घाव के स्थान पर जाकर इकट्ठी हो जाती है, जिससे एक थक्का सा बन जाता है। ठीक है, पूरा जहाँ पर से रक्त बहता है, जैसे कि मेरी यहाँ पर चोट लग गई, अब यहाँ पर चोट लगने के बाद यहाँ से ब्लड निकल रहा है। ठीक है, ब्लड निकल रहा है तो क्या करेगी? जो मेरी वाहिकाओं में, नसों में जो भी प्लेटलेट्स या बिंबाणु होंगे वो आएंगे और यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर आकर थक्का जमा लेंगे, जिससे क्या होगा कि रक्त बहना
बंद हो जाएगा। ठीक है, ये होती है। रक्त का स्राव मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रक्त का स्राव मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तो रक्त धीरे धीरे बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है लसिका। अब लसिका क्या होती है इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं। लसिका भी रक्त में ही पाई जाती है, रक्त की केशिकाओं में पाई जाती है, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए होती क्या है लसिका। लसिका एक अणु होती है जिसे कहते हैं लसिकाएं। लसिकाएं क्या होती है? लसिकाएं आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं? लसिका अणु। ठीक है, तो केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर वाहिकाएं बाहर निकलकर अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती है। जो केशिकाएं होती है हमारे शरीर में, मैंने बताया था केशिकाएं पिछली क्लास में, लास्ट का टॉपिक था हमारा केशिकाओं का। ठीक है, वो केशिकाओं की भित्ति है, उसमें उपस्थित जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों में क्या होता है? प्लाज्मा। केशिकाओं में उपस्थित छिद्रों में प्लाज्मा, प्रोटीन और क्या होता है? रुधिर वाहिकाएं होती है। ठीक है, और रुधिर वाहिकाएं बाहर निकलकर अंतःकोशिकीय अवकाश में आ जाती है। जो इनमें जो रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है वो क्या होती है? वहां से बाहर निकलती है और अंतःकोशिकीय अवकाश में आ जाती है, जिसे लसिका बनता है। जिससे क्या होता है? अंतःकोशिकीय अवकाश से बाहर आ जाती है तो क्या होता है? वहां पर जो बनता है फिर उसे ही लसिका कहते हैं। यह रंगहीन होता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस का अर्थ इसका कोई रंग नहीं होता है। जिस प्रकार पानी का कोई रंग नहीं होता है उसी प्रकार ये भी कलरलेस होती है। ठीक है, तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है और ये कलरलेस होने के साथ साथ क्या होता है? इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वो समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से। ठीक है, इससे आने वाली और क्लास, अगली क्लास जो अगला चैप्टर होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा हृदय। हृदय के बारे में देखते हैं कि हृदय क्या होता है, इसकी कार्यविधि किस प्रकार होती है, कैसे कैसे क्या काम करता है ये, उसके बारे में। ठीक है, देखते हैं हृदय क्या होता है। हृदय हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। जो हृदय है उसकी आकृति किस प्रकार होती है? जैसे कि ये हमारी मुट्ठी है, इस प्रकार जिस प्रकार इसमें ये अंगुलियां पाई जाती हैं उस प्रकार उसमें भी कुछ अंग पाए जाते हैं जिसमें होकर रुधिर फिल्टर होता है, उसमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन रहित जो रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, उसको भी वहाँ पर ही फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसको O2 तथा CO2 दोनों का परिवहन करना होता है। जो हृदय है वो क्या काम करता है? O2 और CO2 दोनों का परिवहन करता है। ठीक है, हमारे शरीर में। ठीक है, यह O2 तथा CO2 को मिलने से रोकने के लिए कई कोष्ठ में बटा होता है। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया था कि मुट्ठी के आकार का होता है, तो ये अंगुलियां होती है, इस प्रकार उसमें भी कोष्ठ पाए जाते हैं। ये कोष्ठ क्या काम करते हैं? वो हमारे शरीर में जो हृदय में जब O2 और CO2 जाते हैं, ठीक है, फिल्टर के लिए, तो क्या होता है कि उनको मिलने से ये रोकते हैं। कोष्ठ क्या करते हैं? उनको मिलने से रोक देते हैं। ठीक है, O2 और CO2 को मिलने से भी रोक देते हैं। ये हृदय के कार्य हैं। ठीक है, रुधिर को प्रचुर CO2 छोड़ने के लिए तथा O2 को रुधिर में घोलने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। ठीक है, तो रुधिर को प्राप्त करने के लिए आपको पहले भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया कि ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आता है? रुधिर ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आता है? फुफ्फुस से। ठीक है, तो फुफ्फुस से जब रुधिर ऑक्सीजन लेकर आएगा तो ठीक है, तो उसको जो CO2 है उसको भी फुफ्फुस में जाकर छोड़ना होता है। तो ये क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन को और जो CO2 है उसको फुफ्फुस से लाने और ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, जो क्या होता है हृदय इसमें उनकी क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, तथा हृदय तक जाना होता है उसको। ठीक है, O2 फेफड़ों से हृदय में बाईं ओर बायां आलिंद तथा दाईं ओर दायां आलिंद, बाईं ओर बायां निलय तथा दाईं ओर दायां निलय होता है। ठीक है, जो O2 है उसमें फेफड़े जुड़े होते हैं। O2 से नलिकाओं द्वारा जो फेफड़े जुड़े होते हैं उनमें क्या होता है? हृदय में बाईं ओर बायां आलिंद पाया जाता है और दाईं ओर दायां आलिंद पाया जाता है।
और बाईं ओर बायां निलय पाया जाता है और दाईं ओर दायां निलय पाया जाता है। एक तरफ होते हैं आलिंद निलय और दूसरी तरफ भी होते हैं आलिंद और निलय। जो दाएं साइड के आलिंद और निलय होते हैं उन्हें दाएं आलिंद और बाएं आलिंद कहते हैं, और जो बाएं साइड होते हैं उन्हें दायां और बायां निलय कहते हैं। ठीक है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां भित्ति मोटी होती हैं। जो आलिंद है उसकी तुलना में जो निलय है उसकी पेशी भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। क्यों होती है उनकी भित्तियां मोटी? क्योंकि निलय पूरे शरीर में रक्त को भेजता है। जो निलय क्या काम करता है? पूरे शरीर में रक्त को भेजता है। ठीक है, पूरे शरीर में रक्त को भेजता है, इस कारण इसकी भित्तियां कैसी होती है? मोटी होती है। जब आलिंद या निलय संकुचित होते हैं तब वाल्व रुधिर प्रवाहन को उल्टी दिशा में वहन को रोक देते हैं। ठीक है, जब रुधिर को उल्टी दिशा में वहन से रोकना होता है, अर्थात जब ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होता है उसको फेफड़ों में जो ऑक्सीजन लेने के लिए जाना होता है और CO2 को वहां पर छोड़ने के लिए जाना होता है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर होती है तो क्या करता है? जो आलिंद और निलय है वो क्या होते हैं? संकुचित होने लग जाते हैं, जिससे वाल्व बंद हो जाते हैं और रुधिर का प्रवाहन रुक जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम हृदय को सचित्र समझते हैं, उसकी पूरी कार्यविधि देखते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, क्या क्रियाविधि होती है, पूरी डायग्राम के द्वारा। हमने अभी जो पढ़ा है उसको डायग्राम के द्वारा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, पहले हमारे शरीर में जो दायां निलय है और दायां आलिंद है, इन दोनों में क्या होता है? जो फुफ्फुस से या फेफड़े से जो ऑक्सीजन आती है वो प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मार्ग से प्रवेश करेगी और इस मार्ग से प्रवेश करते हुए यहाँ पर होगी वो फिल्टर। ठीक है, यहाँ पर होके यहाँ पर हृदय के द्वारा ये पंप की जाएगी। ठीक है, हृदय के द्वारा पंपिंग के द्वारा ये यहाँ से होते हुए फिर बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है, ये होता है दायां आलिंद, ये दायां निलय और दायां आलिंद में। ठीक है, दायां निलय और दायां आलिंद, दाएं साइड है इसलिए दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक है, और हम इधर के पार्ट की बात हो गई है तो हम अब बात करते हैं इधर के पार्ट की। ठीक है, तो इधर के पार्ट में क्या होता है? इधर के पार्ट में ये स्थान है जो होता है बायां निलय, है बायां आलिंद। ठीक है, तो होता क्या है? फुफ्फुस सिराएं होती हैं, ये क्या करती हैं? जो CO2 युक्त पदार्थ है उसको क्या करती है? यहाँ से इकट्ठा करती है। ठीक है, इकट्ठा करती है तो यहाँ पर आ जाता है पदार्थ पूरा, और यहाँ पर आने के बाद में जो रक्त है वो यहाँ पर CO2 युक्त रक्त आ जाता है, और यहाँ से होते हुए यहाँ पर पंपिंग के द्वारा ये कहाँ महाधमनी द्वारा आगे पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, आगे इस प्रकार यहाँ से निकाल दिया जाता है। ये पूरी क्रियाविधि होती है किसकी? फुफ्फुस की नहीं, ये पूरी क्रियाविधि होती है मानव के हृदय की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगले पेज पर हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा उत्सर्जन। ठीक है, तो उत्सर्जन के बारे में हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। पहले, वह जैव प्रक्रम जिससे हानिकारक उपापचयी पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन वह होता है जिसमें हानिकारक उपापचयी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उसे ही उत्सर्जन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मानव में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो देखते हैं मानव में उत्सर्जन किस प्रकार होता है उसके बारे में देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि हमें मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है, जो मानव में 2 वृक्क या किडनियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक मूत्रमार्ग पाया जाता है, एक मूत्राशय पाया जाता है और एक मूत्रवाहिनी पाई जाती है। ठीक है, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है।
जो वृक्क है, किडनी है, उसमें मूत्र बनने के बाद क्या होता है, वह मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्रमार्ग मूत्राशय में आ जाता है। फिर मूत्रमार्ग मूत्राशय में इकट्ठा होकर वह मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस को यहाँ पर चित्र के सामने समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने कि मानव सर्जन तंत्र में दो वृक्क हो गए, ये रहा 1 और 2, बायां वृक्क है और ये दायां वृक्क है, ठीक है। 2 वृक्क, एक मूत्रमार्ग, ये है मूत्रमार्ग, ठीक है, मूत्रमार्ग, ये रहा मूत्रवाहिनी है, ठीक है। एक मूत्रमार्ग, ये है मूत्रमार्ग, ठीक है। एक मूत्रमार्ग, एक मूत्रवाहिनी, ये हो गई मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक एक पाई जाती है दोनों, ठीक है। एक मूत्राशय, ये एक मूत्राशय हो गया, ठीक है, ये पाए जाते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में चला जाता है। वृक्क में मूत्र बनेगा तो मूत्रवाहिनी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, इस मूत्राशय में चला जाएगा और फिर इस मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सरल है। मानव में उत्सर्जन तंत्र का भी बिल्कुल सरल टॉपिक है, ठीक है। 2-3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल एकदम से समझ लो इसको, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा होता है यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, ठीक है। आप पढ़ लेते हो इसके बारे में लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार कुछ अच्छा फील नहीं होता है, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो और भी इंटरेस्टिंग से पढ़ाने की हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे क्या होता है कि आगे हम जो भी और वीडियो अपलोड करेंगे तो और अच्छे से आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि मूत्र कैसे बाहर आता है, ठीक है, शरीर से, ठीक है। वृक्क किडनियों से होते, मूत्राशय होते, मूत्रवाहिनी से होते, मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये मूत्र बनता किस प्रकार है, पूरी प्रक्रिया को अगले पेज पर पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर पादपों में भी उत्सर्जन किस प्रकार होता है उसको पूरी डिटेल से पढ़ते हैं अगले। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कि मूत्र किस प्रकार निर्माण। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कि मूत्र का किस प्रकार से निर्माण होता है, मूत्र निर्माण की पूरी प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालना है। जो मूत्र बनता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि रुधिर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जो जल है उसके में मिक्स करके छानकर बाहर निकाल देता है। कौन? वृक्क, ठीक है। फुफ्फुस से CO2 अलग हो जाती है, ठीक है। फुफ्फुस से जब CO2 अलग हो जाती है तथा यूरिया व यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लेते हैं, ठीक है। जब फुफ्फुस से CO2 अलग हो जाती है तब वृक्क में क्या होता है, रुधिर जो वृक्क में यूरिया व यूरिक अम्ल अलग कर लिए जाते हैं। यूरिया और यूरिक अम्ल है वो वृक्क से अलग, वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं, ठीक है। जो वृक्क में जब यूरिया युक्त रुधिर वृक्क में पहुंचता है तो वृक्क में क्या होता है, नेफ्रॉन लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिया और यूरिक अम्ल को अवशोषित कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। वृक्क के केशिका गुच्छ एक नलिका होती है, यह छने मूत्र को एकत्रित करते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। वृक्क में एक केशिका गुच्छ होता है, उसकी नलिकाएं होती है, वो छने मूत्र को क्या करती है, एकत्रित करती है, ठीक है। और प्रत्येक वृक्क में वृक्काणु या नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। प्रारंभ में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल होता है, ठीक है। प्रारंभ में ये कैसा होता है, इनमें क्या मिला हुआ होता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण मिला हुआ होता है, ठीक है। इनका चयनित पुनरावशोषण होता है, चयनित पुनरावशोषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। चयनित पुनरावशोषण का अर्थ होता है कि अवशोषण करने के लिए उनमें से पदार्थों का चयन किया जाता है कि इसमें से किस पदार्थ का अवशोषण करना है और किस पदार्थ को बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है और इनमें से लवण है, ये इनका अवशोषण कर लिया जाता है। अर्थात इनमें से जो काम के
काम के लवण या अम्ल वगैरह हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो बेकाम के हैं या फिर यूरिक अम्ल वगैरह उनमें उनको अवशोषित करने से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें अवशोषित नहीं किया जाता। ठीक है, यह मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में चला जाता है। ठीक है, यूरिक अम्ल जो युक्त जो मूत्र होगा वो मूत्र वाहिनी से होते हुए कहाँ चला जाएगा? मूत्राशय में। ठीक है, और मूत्राशय पेशियां होती है। मूत्राशय में क्या होती है? पेशियां होती है जो थोड़ा बहुत फैलने का कार्य भी करती है। ठीक है, पेशियां इसलिए बोला गया इसे। यह मूत्र विसर्जन की क्रिया तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। ठीक है, जो मूत्र विसर्जन करते हैं हम, उसकी जो क्रिया है वो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। ठीक है, क्योंकि जब हम चाहते हैं, हम तंत्रिका तंत्र को प्रेरित करते हैं, तभी तो हम मूत्र विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, वरना मूत्र अगर तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से ये प्रक्रिया हट जाएगी तो मूत्र इकट्ठा नहीं होगा, इकट्ठा होने के बाद वापस रिश्ता रहेगा और निकल जाएगा। ठीक है, साथ साथ में मूत्र निकलता रहेगा। ठीक है, अगर ये तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से हट जाएगी ये क्रिया, तो जो मूत्र निकासी को नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र क्या करता है? मूत्र निकासी को भी नियंत्रित करता है। तो अगले पेज पर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो या फिर वीडियो को थोड़ी सी भी लाइक अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और ये समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अगले पेज पर पढ़ते हैं कि पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। सिर्फ एक टॉपिक बचा, उसके बाद में चैप्टर क्लोज। तो स्टूडेंट्स अब पादपों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पादप में उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार करते हैं वो अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। जो जिस प्रकार जंतु उत्सर्जन करते हैं पादप उस प्रकार उत्सर्जन नहीं करते, वो उनसे कुछ भिन्न प्रकार से प्रक्रियाओं का यूज करते हैं उत्सर्जन के लिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में बनी O2 भी अपशिष्ट कही जाती है। जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन बनती है उसको भी पादप के लिए तो अपशिष्ट ही कहेंगे, क्योंकि उसके लिए जो उपयोगी पदार्थ है वो CO2 है और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो तो O2 है, तो उसके लिए तो हमें O2 को भी अपशिष्ट पदार्थ ही कहेंगे। ठीक है, पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, पादपों में भी बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसे जाइलम में 3 तो मृत कोशिकाओं के हैं और 1 है जीवित कोशिका का। ठीक है, तो जाइलम को मृत ऊतक भी बोला था हमने। ठीक है, मृत कोशिका में भी बोला था, और वो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने उन वीडियो को मिस कर दिए तो यार जाकर चैनल पर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी NCERT क्लास 10 साइंस के नाम से। उसमें पूरी वीडियोस क्रम वाइज है, लेक्चर नंबर भी डले हुए हैं। ठीक है, आप जाकर देख लीजिए। पादपों में बहुत से अपशिष्ट पदार्थ केशिका रिक्तिका में संचित करते हैं, वह अन्य रेजिन व गोंद के रूप में। जो बहुत से पदार्थ है वो क्या करता है, वो पादप है वो बहुत से पदार्थों को कोशिका रिक्तिका, उसकी जो कोशिकाओं की रिक्तिकाएं होती है उनमें संचित कर लेता है। ठीक है, और संचित करता रहता है। और अन्य पदार्थ जो कुछ और पदार्थ है उनको रेजिन व गोंद के रूप में होता है। जो पादपों में जैसे नीम का पादप है, ठीक है, और जो बबूल का पादप है, इनमें गोंद पाया जाता है, वो गोंद भी पादप का अपशिष्ट ही होता है। ठीक है, विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। जो अपशिष्ट होते हैं वो विशेष रूप से कहाँ होते हैं? पुराने जाइलम में संचित किए जाते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। जो पादप है वो कुछ पदार्थों को क्या करते हैं, अपने आसपास जो मृदा होती है उसमें उत्सर्जित कर देते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो वापस हमारी वीडियोस को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो या चैप्टर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको अगले पार्ट की या अगले लेसन की जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाए। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नियंत्रण एवं नियमन समन्वय। ठीक है,
सकते हो गाइस। कहाँ है यार चुप रहे। चुप रहे। तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो उसको देखने के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए रोम रोम। रोम रोम जी।